अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज़ेड। हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई थी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सीएसएस एंड पीएमएस। ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसके कुछ लेक्चर्स हमने कवर किए थे। आज हम 11th लेक्चर करेंगे जी, जिसको टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सेक्शन हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने इसके कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें हमने देखा था कि सप्लाई चेन क्या होती है, सप्लाई चेन के जो गोल्स क्या होते हैं, डिसीजन फेजेस क्या क्या होते हैं, उसके अलावा स्ट्रेटेजिक फिट और जो सप्लाई चेन का जो प्रोसेस व्यू होता है, दो दो टाइप्स के वो देखे थे। तो कुछ जो टॉपिक्स रह गए थे हमारे, वो उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी, ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन परफॉर्मेंस में ये फैसिलिटीज़, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन, सोर्सिंग एंड प्राइसिंग। ये 6 ड्राइवर जो होते हैं, जो सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए या मेजर करने के लिए, अचीव करने के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ द फिजिकल लोकेशन इन द सप्लाई चेन नेटवर्क वेयर प्रोडक्ट इज स्टोर्ड, असेंबल्ड और फैब्रिकेटेड। फैसिलिटीज़ में जो फिजिकल लोकेशन होती है, जहाँ आप प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं या रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, या उसको मेन जो है फाइनल लुक उसकी आती है, मतलब प्रोडक्ट बन जाती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम फैसिलिटीज़ में देख रहे होते हैं। अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ का रोल इन सप्लाई चेन, हम जब भी ये डिस्कस करेंगे ना, ये सारे ड्राइवर्स को हम इनको दो पर्सपेक्टिव में देखेंगे। इनका रोल सप्लाई चेन में क्या है और दूसरा इनका रोल कंपेटिटिव स्ट्रेटजी में क्या है। पहले फैसिलिटीज़ का अगर हम सप्लाई चेन में रोल देखें, तो वो ये है कि वेयर को हम डिफाइन करते हैं कि हम वेयर यानी कि हम कहाँ चीज़ें स्टोर करेंगे, असेंबल कहाँ करेंगे, या एग्जांपल इसकी ये है कि वेयर हाउसेस की बात कर लें सिंपली, तो ये हम सप्लाई चेन में इसका ये रोल होता है। अच्छा, कंपेटिटिव स्ट्रेटजी में ये बात करते हैं, हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करना होता है। हमने हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमने एफिशिएंसी कैसे अचीव करनी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस, हम कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किसी कोई क्वेरी है या कोई ऑर्डर है, उसको डिलीवर करने में कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास दूसरे नंबर पर इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री ऑल रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स विद इन सप्लाई चेन। इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री की जैसे आप हमें पता है कि इन्वेंट्री में आपकी रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, फिनिश गुड्स आते हैं, ठीक है। कोई रॉ मटेरियल परचेज हो रहा है या कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज हो रही है या फिनिश गुड्स हमारे पास पड़े हुए हैं, ये सारे इन्वेंट्री में आते हैं। अगर इसका रोल सप्लाई चेन में बात करें, तो हमने मिसमैच जो होता है सप्लाई एंड डिमांड में, उसको रिमूव करना है। अच्छा, जो डिमांड है हमने उसको सेटिस्फाई करना है। अच्छा, हमने ये देखना है कि इसकी वजह से हमारा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा हमारे एसेट्स पर, कॉस्ट पर या रिस्पॉन्सिवनेस हमारी इफेक्ट तो नहीं हो रही। हमारी रिस्पॉन्सिवनेस प्रायोरिटी है तो वो अचीव हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद अगर कंपेटिटिव स्ट्रेटजी में इसका रोल देखें, तो वो ये है कि हम हमारी लोकेशन क्या होगी, क्वांटिटी ऑफ गुड। अगर बात करें, क्वांटिटी ऑफ गुड अलाउज अ सप्लाई चेन टू रेंज फ्रॉम बीइंग वेरी लो कॉस्ट टू वेरी रिस्पॉन्सिबल। मतलब ये है कि कंपेटिटिव स्ट्रेटजी है कि हमने कंपेटिटर से कैसे अच्छा परफॉर्म करना है। अगर इन्वेंट्री की बात करें, तो हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट कम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसकी तरफ, दूसरी तरफ को देखें, तो हमारा रिस्पॉन्सिवनेस अपने कंपेटिटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें ये होता है कि हम अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि जो है हमें कंपेटिटिव एडवांटेज मिले। जब भी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी की बात होती है, जाहिर सी बात है, हमने अपने जो हमारे कंपेटिटर हैं, जो भी उस तरह की प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, हमने यही अचीव करना है कि हम उनसे अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी क्वालिटी या क्वांटिटी की गुड जो कस्टमर को या कंज्यूमर को रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करें। अच्छा, उसमें हमारे पास फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। Transportation, moving inventory from one point to from point to point in the supply chain. ट्रांसपोर्टेशन ये है कि हमने इन्वेंट्री को एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करना होता है, ठीक है। जब हमारे पास रॉ मटेरियल होता है,
हम उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर हमें उसको डिस्ट्रीब्यूटर या वेयर हाउस या फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन यूज होती है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, इसका रोल हम सप्लाई चेन में देखें तो मूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम वन स्टेज टू अदर, मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक पहुंचाने के लिए पहले रॉ मटेरियल था, उसको इंडस्ट्री तक भेजा गया, ठीक है, वहाँ वो फिनिश गुड में गया, फिर वहाँ आगे मार्केट में भेजना, ये सारी चीज़ में आ जाती हैं। इम्पैक्ट ऑन रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पे हमारा इफेक्ट ये होता है कि हम एफिशिएंसी अचीव करते हैं, एफिशिएंसी होती है या इफेक्टिवनेस हमारे वर्क इन प्रोसेस में या ट्रांसपोर्टेशन में होनी चाहिए, ठीक है। जब हमारी ट्रांसपोर्टेशन तेज़ होगी तो ठीक है, हमारी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो ज़्यादा होगी, हम हमारी रिस्पॉन्सिवनेस हायर होगी, और फिर हम जो अपना मेन गोल है वो अचीव कर सकेंगे। अच्छा, अगर इसका रोल कंपेटिटिव स्ट्रेटजी में देखें तो अलाउज अ फर्म टू एडजस्ट द लोकेशन ऑफ इट्स फैसिलिटीज एंड इन्वेंटरी टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी। हमने जो रिस्पॉन्सिवनेस जल्दी होनी चाहिए हमारी, और दूसरी साइड पर एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। जब हम राइट लोकेशन या फैसिलिटीज इन्वेंट्री को के दरमियान बैलेंस क्रिएट कर लेंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिवनेस और जो एफिशिएंसी है वो अचीव हो सकेगी, और फिर हम कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पर इसमें था जी के इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन डाटा एंड एनालिसिस कंसर्निंग फैसिलिटीज, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट, प्राइसेस एंड कस्टमर्स थ्रू आउट द सप्लाई चेन। इंफॉर्मेशन में है कि हमने जो डाटा है या एनालिसिस है जो फैसिलिटीज़ में यूज़ हो रहा है, इन्वेंटरी में यूज़ हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में किसी टाइप का कोई डाटा यूज़ हो रहा है, या हमारी जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, कस्टमर्स का डाटा है कि कौन से हमारे जो लॉयल कस्टमर्स हैं, जो रिपीटिव कस्टमर्स हैं या न्यू कस्टमर्स हैं, इस से कस्टमर से रिलेटेड या हमारे प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर फिनिश गुड डिलीवर करने तक जो चीज़ें होती हैं, जैसे फैसिलिटीज़ है, इन्वेंट्री या ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करना, उसको राइट डाउन करना, उसका जो चेक एंड बैलेंस होना, ये हमारा इंफॉर्मेशन में आ जाता है। अच्छा, सप्लाई चेन में यही है कि हमने इम्प्रूव करना है अपनी सप्लाई चेन का जो प्रोसेस है, ताकि हम कोऑर्डिनेशन हमारी जो है वो इम्प्रूव हो सके। अल्टीमेट गोल जो क्या है कि रिस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी वो अचीव हो, और रिड्यूस कॉस्ट, कि हमारी कॉस्ट कम आए। अच्छा, कंपेटिटिव स्ट्रेटजी में इसका रोल देखें तो राइट इंफॉर्मेशन कैन हेल्प अस सप्लाई चेन बेटर मीट कस्टमर्स नीड एट लोअर कॉस्ट। जब हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन होगी, कस्टमर्स का डाटा होगा, कॉस्ट हमारे पास रिटर्न में होगी, प्राइस होगी, या हर तरह की इंफॉर्मेशन हमने गैदर की हुई होगी अबाउट कस्टमर, अबाउट कंपेटिटर्स, अबाउट द प्रोडक्ट, तो फिर हम जो है कस्टमर्स की नीड को फुलफिल कर सकेंगे एट द लो कॉस्ट। जब हम लो कॉस्ट से अचीव करेंगे तो जाहिर सी बात है कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे और हमें कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा, तो इस तरह हम अपनी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी को भी अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है जी सोर्सिंग। हु विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर सप्लाई चेन एक्टिविटी। जब हम सोर्सिंग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी या सप्लाई चेन में, सप्लाई चेन स्टार्ट होती है रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर या कंज्यूमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करने तक, ये सारा जो प्रोसेस होता है सप्लाई चेन होता है का प्रोसेस है। अच्छा, इसमें हमने ये देखना है कि कोई भी जो प्रोसेस है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, फिनिश गुड्स बनाने हैं, ठीक है, या इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर तक चीज़ें जा रही हैं, वेयर हाउस बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, या रिटेलर इन्वॉल्व है, तो इस सब में जो है, जो किसने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, किसके लिए हमने आउटसोर्सिंग करनी है, किसके लिए हमने एम्प्लॉयज अपने ऑर्गेनाइजेशन से यूज करना है, ये सारी चीज़ें हमारी सोर्सिंग में आ जाती हैं। अच्छा, इस सप्लाई चेन में तो जैसे अभी मैंने बताया, तो वो ये सारे रोल इसके सप्लाई चेन में आते हैं कि हमने किससे कुछ चीज़ परचेज करनी है, कौन सा बंदा इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, कौन से डिपार्टमेंट का काम है रॉ मटेरियल परचेज करना है। अच्छा, या हमने जो लेबर हायर करनी है, आउटसोर्सिंग करेंगे, डेली वेजेस पे हम लेबर को हायर करेंगे, या जब एम्प्लॉयज़ हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जिनकी जॉब है, उनके थ्रू हम प्रोडक्ट को कंपाइल करवाएंगे या प्रोडक्ट को डेवलप करवाएंगे। मतलब ये है कि इन शॉर्ट अगर हम देखें ना, तो सप्लाई चेन में जो हमारी
अल्टीमेट गोल है प्रोडक्ट को बनाना, कस्टमर तक डिलीवर करना। ठीक है, जो इसमें सप्लाई चेन का जो स्टार्ट होता है सप्लायर से, जहाँ से हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर तक जो जो स्टेजेस होते हैं, वहाँ पर कौन सा लोग हम आउटसोर्स करेंगे और कौन यहाँ से विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेंगे। अच्छा, कंपेटिटिव स्ट्रेटजी की बात करें तो सोर्सिंग डिसीजंस आर क्रिटिकल बिकॉज दे इफेक्ट द लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन सप्लाई चेन। ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जिससे हम रिस्पॉन्सिवनेस, हाई रिस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। आउटसोर्स टू रिस्पॉन्स थर्ड पार्टीज इफ इट इज़ टू कीप इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू डेवलप देयर ओन। जैसा कि जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को यूज़ करें या अपनी जो खुद मशीनरी परचेज करें, ठीक है, किसी प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, या कुछ किसी स्टेज पर हमें रिक्वायर्ड है, तो उस पर अगर हमें ज़्यादा कॉस्ट आ रही है तो हम बेहतर यही करते हैं कि हम आउटसोर्स कर लें, ताकि हमारी जो कॉस्ट सेविंग हो सके, हमारी जो लो कॉस्ट इसमें यूज़ हो। इसमें एग्जांपल यही है कि हम देखते हैं जो आईटी कंपनीज हैं, ठीक है, हमारे कंप्यूटर्स हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल लगे होते हैं, तो ये तकरीबन उन्होंने आउटसोर्स ही किए होते हैं। डेल वाले हो गए या आईबीएम हो गई, ये खुद सब कुछ असेंबल नहीं कर रहे होते, सॉरी, असेंबल कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, खुद डेवलप करना, खुद बनाना कभी कभी कॉस्टली होता है, तो कॉस्ट सेविंग के लिए चीज़ को आउटसोर्स कर लेते हैं ताकि कॉस्ट सेव हो सके। लेबर की कॉस्ट है या लेबर की वेजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, यूटिलिटी है, ये सारी चीज़ें को सेव करने के लिए आउटसोर्स कर लेते हैं। उसके बाद है जी प्राइसिंग। हाउ मच अ फर्म विल चार्ज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट मेक्स अवेलेबल इन द सप्लाई चेन। हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, तो उसके लिए क्या चार्ज करेगी, जो गुड्स डिलीवर कर रही है कस्टमर के लिए, या सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, उसके लिए क्या कॉस्ट चार्ज करेगी, सॉरी प्राइस चार्ज करेगी। हम ये देखते हैं कि हम अपनी जो कॉस्ट को मद्देनजर रखते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे प्राइस सेट करते हैं ताकि कस्टमर्स की नीड भी फुलफिल हो सके और हमारी जो अपने गोल्स हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो भी अचीव हो सकें। ठीक है, इसका हमारी जो एफिशिएंसी है या इफेक्टिवनेस है उस पर भी इफेक्ट ना आए नेगेटिव। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं जो अपनी, ताकि हम अपनी जो डिमांड और सप्लाई है उसको मैच कर सकें। Competitive strategy में इसका advantage है, firms can utilize optimal pricing strategies to improve efficiency and responsiveness. Pricing strategies vary to meet different customer responsiveness requirement. और इसमें एग्जांपल के तौर पर हम अमेजोन की एग्जांपल को देखेंगे। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं प्राइस सेट करती हैं बेस्ड ऑन द कस्टमर्स डिमांड या उनका जो रिस्पांस होता है एज अ रिजल्ट जब हम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे होते हैं। अमेजोन की एग्जांपल इस तरह दिया गया, अमेजोन में देखें कस्टमाइज प्रोडक्ट वो ऑफर कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। तो यही है कि हम कस्टमर की नीड्स और वांट्स के मुताबिक या उनकी जो डिमांड्स है उसके साथ अपनी सप्लाई को मैच करते हैं हायर रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट करने के लिए और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और रिटेन करने के लिए, ताकि हम साथ साथ कंपेटिटिव एडवांटेज भी अचीव कर सकें। उसके बाद है जी रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द सप्लाई चेन। डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्टेप्स टेकन टू मूव एंड स्टोर अ प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर स्टेज टू द कस्टमर स्टेज इन सप्लाई चेन। डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोसेस है जिसमें हमने मेन जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल परचेज करना सप्लायर से, प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसके डिफरेंट स्टेजेस से गुजारना। ठीक है, जब फाइनल प्रोडक्ट हो जाती है वो कस्टमर को डिलीवर हो जाती है, ये एक सप्लाई चेन का प्रोसेस है। इस सारे प्रोसेस में जो को अचीव करने के लिए, या सिंपली ये कह लो कि सप्लायर से चीज़ परचेज करनी, रॉ मटेरियल उसको डेवलप करके कस्टमर तक पहुंचाना, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होता है। Rise profitability by directly affecting supply chain cost and customer experience। ये
प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए डायरेक्टली इफेक्ट होता है आपके सप्लाई चेन की जो प्रोसेस है, या उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही होती है, या कस्टमर का जो एक्सपीरियंस हो रहा होता है। क्योंकि जब हम डायरेक्टली कस्टमर्स को चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो उनका एक्सपीरियंस ये है कि किसी को पॉजिटिव एक्सपीरियंस आ रहा है, वो कस्टमर्स रिटेन हो रहे हैं, या किसी का नेगेटिव हो रहा है तो रिटेन नहीं हो रहे। Choice of distribution network can achieve supply chain objectives from low cost to high responsiveness. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के हमने कौन से चैनल से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है प्रोडक्ट को, हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं। हमने डायरेक्ट कस्टमर्स को अप्रोच करना है, या बीच में रिटेलर्स को यूज़ करना है, या किसी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हमने कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिलीवर करनी है। ये सारे जो स्ट्रेटजीज होते हैं, ये प्रोसेस होता है, इसको देखेंगे तो इससे हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है, लो कॉस्ट टू हाई हाई रिस्पॉन्सिवनेस, ताकि हमारी कॉस्ट भी कम आए और रिस्पॉन्सिवनेस भी हाई हो, और कस्टमर्स रिटेन हो, कंपेटिटिव एडवांटेज मिले, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इक्विटी आरओई जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी अचीव हो सके। उसके बाद ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइन। कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं, इसमें है जी एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस इन्फ्लुएंस बाय नेटवर्क स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें ये है, और दूसरे नंबर पर इसमें है जी सप्लाई चेन कॉस्ट इफेक्ट्स द बाय नेटवर्क स्ट्रक्चर। पहले ये है कि एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज जो इन्फ्लुएंस होते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर से। दूसरा ये है जी सप्लाई चेन कॉस्ट जो इफेक्ट हो रही थी। सबसे पहले ये देखते हैं रिस्पॉन्स टाइम, कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, हम कितने टाइम में कस्टमर को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कस्टमर ने ऑर्डर किया तो हम इमीडिएट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हम अपने जो कंपेटिटर हैं उनसे जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमारा रिस्पॉन्स उनका टाइम ज़्यादा है, या ज़्यादा नहीं, मतलब कि हाई हाई रिस्पॉन्स टाइम है, तो ही हम जो बेहतर कस्टमर सर्विसेज अचीव कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट दूसरे नंबर पर जी प्रोडक्ट वैरायटी, के हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दें, हम उनको कस्टमाइजेशन का एक चीज़, एक राइट प्रोवाइड करें कि वो अपनी डिज़ायर्स या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सके प्रोडक्ट को। उनको अगर आप कलर वुमेन की बात करें, उनके कपड़ों के डिज़ाइन की बात करें, तो एक कॉस्मेटिक तो नहीं, मतलब ये कि कोई डिज़ाइनर है, ठीक है, उसने अपनी प्रोडक्ट को इस तरह डिज़ाइन करना है कि कोई वुमेन अपने कपड़े परचेज कर रही हैं, ठीक है, तो वो उसमें वैरायटी होनी चाहिए। कुछ लोग कस्टमर्स होते हैं वैरायटी सीकिंग होते हैं, ताकि वो वाले कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें और बेहतर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड हो सकें। तीसरे नंबर पर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो इस तरह है कि जब तक आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगी तो कैसे आप कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे, या अपने जो नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। उसके बाद कस्टमर एक्सपीरियंस, जब किसी कस्टमर को आप टाइमली रिस्पॉन्स करेंगे, उसके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगी, प्रोडक्ट अवेलेबल होगी जब उसको रिक्वायर्ड होगी, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है वो लॉयल्टी की तरफ जाएगा, वो पोस्ट परचेज डिसीजन की तरफ जाएगा, कि उसने पहले परचेज किया था वो दोबारा परचेज करेगा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा है। क्यों मोस्टली कस्टमर्स होते हैं ना, वो जहाँ से पहले परचेज करते हैं ताकि अपना टाइम सेव करें, जल्दी से वहीं जाते हैं, तो चीज़ दोबारा वहीं से परचेज करके आ जाते हैं अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। जाहिर सी बात है, जब एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा किसी कस्टमर का, वो तो वापस नहीं आएगा आपके पास। उसके बाद ऑर्डर विजिबिलिटी में ये है कि कोई भी ट्रैकिंग प्रोसेस होना चाहिए। किसी कस्टमर ने कोई ऑर्डर किया, ठीक है, वो ट्रैक कर सके कि उसने जो ऑर्डर किया था वो कितने टाइम में डिलीवर होगा, उसकी बुकिंग हो गई है, या शिपिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है, इतने टाइम में या इतने डेज बाद उसको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में है जी रिटर्न एबिलिटी। किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, जब उसने ऑनलाइन ऑर्डर की फॉर एग्जांपल, या उसने अभी शॉप से परचेज किया गया, जाके वो कहता है कि इसके फीचर्स ये वाले पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं रिटर्न करके दूसरी प्रोडक्ट परचेज कर लूँ। तो ये वाली जब सर्विसेज या सर्विसेज प्रोवाइड होंगी कस्टमर्स को, तो कस्टमर सर्विसेज जो होगी वो अचीव होगी, और कस्टमर अट्रैक्ट और रिटेन होंगे।
दूसरे नंबर पर इसमें था ये सप्लाई चेन कॉस्ट जो इफेक्ट हो रही होती है कस्ट नेटवर्क स्ट्रक्चर से, वो है जी पहले नंबर पर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इसी तरह है कि हमने जो भी नेटवर्क स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारी इन्वेंट्री किस तरह इफेक्ट हो रही होती है जी। हमने इन्वेंट्री परचेज करनी है, ठीक है, हमने फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स बाद में आते हैं, ये वर्क इन प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रॉपरली अचीव हो रहा है, ये जो काम हो रहा है वो टाइम पर हो रहा है, वर्कर्स अपनी ड्यूटी सही तरह से कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद फिनिश गुड्स बन रहे हैं, तो वो आगे कस्टमर तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, तो ये भी उससे इफेक्ट हो रहा होता है। दूसरा नंबर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी इस तरह इफेक्ट हो रहा है कि हमने जो रॉ मटेरियल परचेज करना है सप्लायर से लेकर फिनिश गुड कस्टमर तक पहुंचाने तक, जो हम हमारा जो प्रोसेस है, हमने चीज़ें लेनी है, कौन सी इन्वॉल्व होंगे, किसने क्या काम करना है, ये सारी भी इससे इफेक्ट हो रही होती हैं। इसी तरह फैसिलिटीज़ और इंफॉर्मेशन भी इसी तरह इफेक्ट हो रही होती हैं, जैसे हमारी इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्टेशन। हमने लास्ट में ड्राइवर्स को डिटेल में देखा है कि इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, फैसिलिटीज़ में क्या है, और इन्फॉर्मेशन में क्या है। ये नेटवर्क स्ट्रक्चर से इसी तरह इफेक्ट हो रही है। अगर हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर ठीक हो, स्मूथ हो, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है, इन्वेंट्री में हमने देखा डिटेल में क्या क्या करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने देखा, फैसिलिटीज में, वो सारी अगर इफेक्ट नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात नेगेटिव में इफेक्ट नहीं हो रही, तो हमारा जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो स्मूथली रन कर रहा है। उसके बाद है जी रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सप्लाई चेन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है जी? मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन हमने पहले डिटेल में भी देखा है, ये एक ड्राइवर है सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए। अच्छा, तो हम प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बन किसी और जगह रही होती हैं और डिलीवर किसी और जगह हो रही होती हैं, कंज्यूमर कोई और लोकेशन पे हो रहता है, जैसे चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं। अच्छा, ये एक ट्रांसपोर्टेशन थर्ड नंबर पर है जी सिग्निफिकेंट कॉस्ट कंपोनेंट। कॉस्ट का कंपोनेंट इस तरह है कि जब प्रोडक्ट पाकिस्तान में बन रही है, ठीक है, वो यूएसए में जा रही है या चाइना में बन रही है, यहाँ पर आ रही है, तो जाहिर सी बात है जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी, बाय एयर आ रही है, बाय सी आ रही है, बाय शिप आ रही है, या बाय रेल आ रही है, किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो उसमें कॉस्ट तो आ रही है, तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन एक कॉस्ट का कंपोनेंट भी है। Shipper require the movement of the product. Carriers move or transport the product. मूवमेंट के लिए गुड्स को या प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जाहिर सी बात है, मेरे को शिपर रिक्वायर्ड है, मेरे को पर्सनस भी हायर करने पड़ेंगे, कुछ मीडियम भी चाहिए, बाय एयर होगा, बाय ट्रेन होगा, या बाय शिप होगा। उसमें कैरियर मूव और ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट के। हम्म, इसमें भी यही है कि प्रोडक्ट को मूव करेंगे तो उसके लिए शिपर भी चाहिए, कैरियर भी चाहिए, हमारी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी, और ये हमारा कॉस्ट का सिग्निफिकेंट कंपोनेंट बन जाएगा। उसके बाद ही मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसपोर्टेशन के मोड जो ग्लोबली यूज होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, वो एयर है, पैकेज कैरियर, ट्रक, रेल, वाटर, पाइपलाइन के थ्रू, या इंटरमॉडल। कोई भी इन दोनों में से उनका आधा सफर वो ट्रेन के थ्रू कर लेते हैं, आधा वाटर के थ्रू कर लें, मतलब इंटर मॉडल भी यूज हो सकता है। सबसे पहले एयर की बात करें तो एयर में ये होता है कि इसमें हमारी जो कॉस्ट कंपोनेंट की बात करें तो फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, लेबर एंड फ्यूल रिक्वायर्ड होता है, हाई फ्यूल कंज्यूम होता है, लेबर भी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, इसमें जो इश्यूज हो सकते हैं, इश्यूज ये होते हैं कि लोकेशन का इशू आ सकता है, फ्लीट असाइनमेंट का इशू आ सकता है, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो सकती है, प्राइस हाई होती है, अवेलेबिलिटी भी होती है कि एयर के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट चीज़ें मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर पैकेज कैरियर्स। पैकेज कैरियर्स में होता है स्मॉल पैकेजेस अप टू अबाउट 150 पाउंड्स। इनका जो वेट होता है
इतना होना चाहिए, मतलब 150 तक जो वेट के होते हैं वो पैकेज कैरियर्स में आ जाते हैं। ये एक एक्सपेंसिव है, लेकिन ये एक रिलायबल डिलीवरी प्रोसेस है या रिलायबल डिलीवरी सिस्टम है। अच्छा, स्मॉल और टाइम सेंसिटिव शिपमेंट्स होती हैं इसमें, वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर ट्रक है। सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द गुड मूव्स, थोड़ी सी मतलब विद इन द सिटीज अगर ट्रांसपोर्टेशन करनी हो तो ट्रक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें लो कॉस्ट होती है, हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है, बैलेंस होता है हमारे पास। अच्छा, अगर इसमें अगर इसका ड्रॉबैक देखें ना, तो लेस देन ट्रक लोड अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल लॉट्स होती हैं, हब्स एंड स्पोकन सिस्टम। इसको वैसे इसको जी ना आपने खुद सर्च करना है, हब एंड स्पोकन सिस्टम को, और फिर कमेंट्स में मेंशन करना है। ये थोड़ा मुझे ना समझ नहीं आ रहा, इसलिए क्या गलत 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 ना बताया जाए ना। तो आप लोगों ने इसको सर्च करना है, हब एंड स्पोकन सिस्टम को, और कमेंट्स में मेंशन करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पर है जी रेल। हम विद इन द कंट्रीज या मोस्टली तो ये विद इन द सिटीज होती है ट्रांसपोर्टेशन। लॉन्गर डिस्टेंस के लिए हम कमोडिटीज को मूव करने के लिए रेल को यूज़ करते हैं। इसमें हाई फिक्स कॉस्ट और इक्विपमेंट यूज़ हो रही होती है। अच्छा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रही होती है। ट्रांसपोर्टेशन टाइम कैन बी लॉन्गर। ट्रांसपोर्टेशन टाइम अक्सर जो बाय ट्रक्स होता है उसके मुकाबले में, या बाय एयर, एयर में तो सबसे कम यूज़ हो रहा है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन टाइम ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उसके बाद वाटर है। वाटर में ये है कि जो हमारी जो बंदरगाहें हैं वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, जो सी पैक का जो प्रोसेस सिस्टम चल रहा है इसमें क्या होता है कि वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़ या प्रोडक्ट्स हम मूव कर रहे होते हैं। इसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देख रहे होते हैं, और कंटेनर्स को थ्रू शिप हम मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद एक पाइपलाइन, पाइपलाइन के थ्रू ज़्यादातर क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, इसकी जो डिलीवरी हो रही होती है ये थ्रू पाइपलाइन हो रही होती है। इसमें हाई फिक्स कॉस्ट होती है हमारे पास। उसके बाद इंटर मॉडल, इंटर मॉडल में यूज़ करते हैं हम मोर देन वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम यूज़ कर रहे होते हैं, एयर को भी यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर उसमें ट्रक या रेल को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि ग्लोबल ट्रेड को मेंटेन करने के लिए दोनों को भी यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें हमारी कॉस्ट सेविंग होती है। अगर हम एक को यूज़ करते हुए हाई कॉस्ट की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम किसी एक जगह पर अगर हमारे पास ऑप्शंस हों तो हम दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है या मीडियम है उसको यूज़ करके कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेते हैं। उसके बाद है जी रोल ऑफ आईटी इन ट्रांसपोर्टेशन। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन डिमांड यूज ऑफ आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम आजकल के दौर में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। किसी भी आप चीज़ की बात करें या किसी बिजनेस में बात करें, एजुकेशन में बात करें, या किसी भी बिजनेस में देखें, तो आईटी का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आईडी आईटी, और ये हेल्पफुल हो रहा होता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी इसकी हेल्प हो रही होती है। इसमें हमारी जो डिफरेंट तरह के डिसीजंस होते हैं, या ठीक है, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, या ट्रांसपोर्टेशन को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए आईटी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है के तौर पर यूज हो रहा होता है। आईटी सॉफ्टवेयर कैन असिस्ट इन
किस किस जगह पे असिस्ट कर रहा होता है ट्रांसपोर्टेशन में? नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमल रूट बाय मिनिमाइजिंग कॉस्ट सब्जेक्ट टू डिलीवरी कंस्ट्रेंट, कि हम जो ऑप्टिमल रूट्स होते हैं जिससे हमें कॉस्ट मिनिमाइज हो रही होती है, ठीक है, उसको आईटी से हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। इसमें जीपीएस सिस्टम भी है। उसके अलावा हम ऑप्टिमल फ्लीट यूटिलाइजेशन को भी मैनेज कर रहे होते हैं, हम स्केड्यूल कर रहे होते हैं, हम ट्रैक कर रहे होते हैं। ये सारी जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये आईटी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। उसके बाद है जी रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ रिस्क होते हैं, 3 मेन रिस्क हैं जी हमारे पास। नंबर वन, रिस्क दैट द शिपमेंट इज डिलेड। नंबर टू है जी रिस्क ऑफ डिसरप्शन। नंबर थ्री, रिस्क ऑफ हैजर्डियस और पेरिशेबल मटेरियल्स। अच्छा, 3 तरह के रिस्क हैं जी। पहला ये है कि शिपमेंट डिले भी हो जाती है किसी वजह से, तो हमने इसको पहले हम रिस्क देख रहे हैं। शिपमेंट डिले होगी है कि इसको हो गया डिसरप्शन होगी किसी रास्ते में किसी तरह की, या कोई भी हैजर्डियस इवेंट हो गया, या ये नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। तो अब ये 3 तरह के रिस्क हैं, इनको हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, या एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? तो हमने ये करें, डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसरप्शंस की प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज करना है हमने। जो अपने जो प्री रिक्विजिट हैं या जो मेजरिंग टूल्स हैं उनको इफेक्टिव यूज़ करना है या इफेक्टिव बनाना है, ताकि किसी तरह की डिस्ट्रप्शंस ना हो सकें। हमने अल्टरनेटिव रूट्स को यूज़ करना है ताकि शिपमेंट डिले ना हो या किसी भी मैन मेड एजेडियस से बचा जा सके। और तीसरे नंबर पर है हमने मॉडिफाइड कंटेनर्स यूज़ करने हैं, लो रिस्क ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को यूज़ करना है, मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैन प्रूव टू बी इफेक्टिव। हमने जो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ट्रांसपोर्टेशन मोड में यूज़ हो रही हैं, हम गुड्स को मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो हमने जो अपने जो किसी प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल मैकेनिकल, इनको मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि वो इफ़ेक्टिव बन सकें और हमें लॉस ना हो, ताकि हम जो भी जिसी तरह के भी रिस्क हैं, हैजर्डियस हैं, रिसेप्शन है या डिले हो रहा है शिपमेंट में, तो उनसे मिटिगेट कर सकें। ये था जी हमारा सप्लाई चेन का जो पोर्शन था या सेक्शन था सीएसएस के सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हमने कवर किया है। इसमें हमने पहले पहले लेक्चर में देखा था सप्लाई चेन क्या होता है, उसमें उसके गोल्स क्या हैं, डिसीजन फेजेस कौन से होते हैं और स्ट्रेटजी फिट क्या क्या है। इस लेक्चर में हमने पहले देखा कि हमारे पास ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं सप्लाई चेन में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल है, डिस्ट्रीब्यूशन का ये कि जो किस किस को इफेक्ट कर रहा होता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन को देखा, रोल देखा, आईटी का क्या रोल है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में। और लास्ट पे हमने देखा कि हम रिस्क को कैसे मिनिमाइज या मैनेज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो आज हमारा सप्लाई चेन का सेक्शन कवर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। पहले हम उसमें डेफिनेशन को देख लेंगे। हमारे पास रेशोज हैं, उसके बाद जो हमारे पास बजटिंग डिसीजंस हैं, ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो एस्टिमेशंस हैं। इन सब को हम पहले डेफिनेशन के थ्रू देख लेंगे, स्लाइड्स के थ्रू। उसके बाद हम उनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम एक्सेल पे खुद सॉल्व करके एग्जांपल्स के थ्रू देख लेंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।